गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड ग्राउंड और प्रोसीजर ऑफ चैलेंज। इंट्रोडक्शन एंड द चैलेंज ऑफ एन आर्बिट्रेटर इन इंडिया आर प्राइमरीली governed by Arbitration and Conciliation Act 1996. These provisions ensure that arbitration process remains neutral, fair and efficient. इंडिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट एंड चैलेंज ऑफ एन आर्बिट्रेटर रहता वो गवर्न करा जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 द्वारा। और इसके अंदर के जो प्रोविजंस है वो इंश्योर करते कि आर्बिट्रेशन की जो भी प्रोसेस है वो न्यूट्रल रहे, फेयर रहे और इफिशिएंट रहे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 11। द एक्ट प्रोवाइड्स significant freedom to the parties to determine the procedure for appointing arbitrators as long as it remains impartial। मतलब ये जो एक्ट है ये पार्टीज़ को फ्रीडम देता कि आप अपने मन से डिसाइड करो, डिटरमाइन करो क्या प्रोसीजर होना अपॉइंट करने के लिए आर्बिट्रेटर की, जब तक ये इम्पार्शियल रहे, मतलब पार्शियलिटी से ना हो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 10। पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। मतलब पार्टीज़ को पूरे अधिकार है कि आप अपने हिसाब से नंबर डिसाइड करो कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं, बट वो इवन नंबर ना होना, ऑड नंबर होना। मतलब अगर दो रहे तो फिर अगर एक ने हाँ बोला एक ने नहीं बोला तो फिर से कन्फ्यूजन हो गया ना, तो इसीलिए तीन होना, मतलब दो हाँ बोलेंगे एक नहीं बोलेंगे तो मेजोरिटी वाइज हाँ ऐसा। इफ द पार्टीज फेल्ड टू डिटरमाइन द नंबर द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। अगर पार्टी फेल करते हैं कि कितने नंबर डिसाइड करना, तो उस कंडीशन में फिर एक ही आर्बिट्रेटर रहेगा या फिर जो ट्रिब्यूनल रहेंगी वो डिसाइड करेंगी। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। Agreement of parties. Parties can agree on any procedure. For a three arbitrator panel, each party usually appoints one, and the two appointed arbitrator then select the third presiding arbitrator. मतलब सबसे पहले एग्रीमेंट होता है पार्टीज़ के बीच कि पार्टीज़ कोई भी प्रोसीजर पे एग्री हो सकती। अगर उनको थ्री आर्बिट्रेटर पैनल अपॉइंट करना है तो हर एक पार्टी एक एक अपॉइंट करेंगी, और फिर जो दो अपॉइंट मतलब दोनों पार्टी ने मिलकर जिसको अपॉइंट करा वो दोनों एक तीसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसको प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोला जाएगा। नेशनैलिटी। अनलेस एग्रीड अदरवाइज एन आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। हाँ, जब तक डिसीजन ना ली जाए पार्टीज द्वारा कि हमको इंडिया का ही होना या फिर सिंगापुर का ही होना या अमेरिका का ही होना, अगर ऐसा नहीं बोला पार्टीज ने तो फिर कोई भी नेशनैलिटी का चलेगा। फेल्यूर टू अपॉइंट। इफ अ पार्टीज फेल टू अपॉइंट एनी आर्बिट्रेटर विद इन 30 days ऑफ रिक्वेस्ट, or if two appointed arbitrators fail to agree on third within 30 days, the appointment is made by the Supreme Court for International Commercial Arbitration or the High Court for Domestic Arbitration। मतलब अगर कोई भी पार्टी फेल करती है प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में, या फिर उन्होंने जो एक एक ने एक एक अपॉइंट करा वो दो मिला के थर्ड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में वो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट करेंगे अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो, या फिर हाई कोर्ट करेंगे अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज सेक्शन 12। तो अभी अपन ने अपॉइंटमेंट का देखा, सबसे पहले उसका नंबर और प्रोसीजर आते। सेक्शन 10 नंबर बोलता है और सेक्शन 11 के अंदर पूरा अपॉइंटमेंट के बारे में आता, और सेक्शन 12 के अंदर ग्राउंड्स आते चैलेंज करने के लिए। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स द लॉ सेट्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। मतलब इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे प्रोसीडिंग की, इसलिए लॉ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है जिससे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर मेंटेन रहे। सबसे पहले मैंडेटरी डिस्क्लोजर। व्हेन अप्रोच फॉर अ पॉसिबल अपॉइंटमेंट एन आर्बिट्रेटर मस्ट डिस्क्लोज इन राइटिंग any circumstances that may give rise to justifiable doubts regarding their independence or impartiality, specifically concerning conflict of interest like previous association with the parties or the subject matter। मतलब किसी भी पर्सन के पास अगर अपन अप्रोच करें कि आप आर्बिट्रेटर बन सकते क्या, तो उन्होंने एक्सेप्टेंस देने से पहले जो भी उनके ये है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के अगेंस्ट जो भी उनका है, मतलब इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी किसी पार्टी का रिलेटिव या फिर फ्रेंड है, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है, फॉर एग्जांपल एक हाथ प्रॉपर्टी है तो उस बंदे का भी उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है, तो ऐसा व्यक्ति ने आर्बिट्रेटर पद स्वीकारने से पहले ही बोल देना कि मेरा इसके अंदर ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा, इससे वो बच जाएगा बाद में उसके अगेंस्ट
ये होने से, रिमूवल होने से। मतलब वो पहले ही बता देंगे, जिससे पार्टीज उसको अपॉइंट ही नहीं करेंगी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में अगर पार्टी के मन में जस्टिफाइबल डाउट निर्माण हो गया कि यार ये तो एक बंदे कोई ज़्यादा फेवर में जा रहा, या फिर ये इम्पार्शियल नहीं है, ये पार्शियलिटी दिखा रहा, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी के कहने पे कुछ डिसीजंस ले रहा, तो वो नहीं होना। इसलिए उसने पहले ही बता देना। और अगर वो नहीं बताता तो देन उसको रिमूव करा जाएगा या फिर उसको चैलेंज करा जाएगा। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। A challenge may be made only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to their independence or impartiality। मतलब चैलेंज किया जा सकता अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट हो गए या फिर क्रिएट हो गए जिसकी वजह से अभी डाउट आ रहा हो उसके इंडिपेंडेंस या फिर इम्पार्शियलिटी पे आर्बिट्रेटर के। द आर्बिट्रेटर डजंट possess द क्वालिफिकेशंस एग्रीड टू बाय द पार्टीज। और जो पार्टीज ने एग्रीड किया था, मतलब ये एग्रीमेंट बनाया था जिसके अंदर उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखाया था कि इस क्वालिफिकेशन का आर्बिट्रेटर हमको सुनने के लिए चाहिए, और उसके वो क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रहे, तो तब भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। द फिफ्थ एंड सेवंथ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल लिस्ट द कैटेगरीज दैट गाइड वेदर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट। मतलब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर लिस्ट दी गई है, कैटेगरी ऑफ लिस्ट, जो बताती कि कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर जस्टिफाइबल डाउट क्रिएट होता है। सेवन शेड्यूल ये बताता है रिलेशनशिप दैट रेंडर अ पर्सन इनएलिजिबल टू बी एन आर्बिट्रेटर, बीइंग एन एम्प्लॉय, कंसल्टेंट और हैविंग अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन वन ऑफ द पार्टीज। और सेवन शेड्यूल ये लिस्ट मतलब बताता है कि ऐसी कौन सी रिलेशनशिप्स है जिसके अंदर कोई भी पर्सन इलिजिबल हो जाता है आर्बिट्रेटर बनने के लिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिए, अगर वो ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो फिर वो उसके मालिक को ही फेवर करेगा, अगर वो कंसल्टेंट है, या फिर वो सिग्निफिकेंट उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी पार्टी के अंदर। नोट, अ पार्टी कैन वेव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेवन शेड्यूल ओनली बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन राइटिंग आफ्टर अ डिस्प्यूट हैज अराइजन। मतलब कोई भी पार्टी जो सेवन शेड्यूल की एप्लीकेबिलिटी है उसको वेव ऑफ कर सकती, बट उनको एक्सप्रेसली एग्रीमेंट देना पड़ता इन राइटिंग डिस्प्यूट अराइज होने के बाद। तो प्रोसीजर फॉर चैलेंज, अभी अपन ने ग्राउंड्स फॉर चैलेंज देखे, तो उसमें क्या आता, पहले मैंडेटरी डिस्क्लोजर, और फिर स्पेसिफिक ग्राउंड के अंदर आता क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रहे या फिर डाउट आ रहा है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी पे, कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए उसकी वजह से। एंड फिफ्थ एंड सिविल शेड्यूल। देन आता प्रोसीजर फॉर चैलेंज, जो कि सेक्शन 13 बोलता। सबसे पहले सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट, सेक्शन 12 ग्राउंड फॉर चैलेंज एंड सेक्शन 13 प्रोसीजर फॉर चैलेंज। इफ अ पार्टी विशेज टू चैलेंज एन आर्बिट्रेटर द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। तो स्टेप क्या रहेंगे और एक्शन। टाइमलाइन, द चैलेंजिंग पार्टी मस्ट सेंड अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ रीजंस टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन 15 days ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल और द ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। मतलब जो भी चैलेंजिंग पार्टी है, मतलब जो भी चैलेंज कर रही कि ये आर्बिट्रेटर सही नहीं, उसने एक रिटर्न स्टेटमेंट भेजना, उसमें रीजंस लिखना, और वो स्टेटमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेजना 15 दिन के अंदर अंदर, जब उनको मालूम पड़ जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल है या फिर ग्राउंड्स है जो चैलेंज के लिए। ऐसा मतलब 15 दिन के अंदर चैलेंज करना पड़ता है इन शॉर्ट, अगर आपको मालूम पड़ गया कि यार ये तो झोल लग रहा है आर्बिट्रेटर का कुछ डिसीजन। द आर्बिट्रेटर the arbitral tribunal itself decides on the challenge unless the arbitrator withdraws or the other party agreed to the challenge decision। मतलब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रहेंगी वो ही डिसाइड करेंगी वो चैलेंज सही है या गलत है, जब तक कि वो जो आर्बिट्रेटर था जिसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया वो खुद होके विड्रॉ कर ले, या फिर दूसरी पार्टी एग्री हो जाए कि हाँ आप सही बोल रहे, मेरे को भी ये इम्पार्शियल लग रहा है, हम दोनों मिलके इनको हटा देते। देन थर्ड आता है कंटिन्यूड प्रोसीडिंग। इफ द चैलेंज इज नॉट सक्सेसफुल द ट्रिब्यूनल कंटिन्यूज द प्रोसीडिंग एंड मेक्स एन आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब जो चैलेंज किया था एक पार्टी ने वो सक्सेसफुल नहीं साबित हुआ, मतलब उसने जो भी आरोप लगाए थे आर्बिट्रेटर पे वो साबित ही नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में फिर ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेंगी प्रोसीडिंग और आर्बिट्रल अवार्ड पास कर देंगे। रिकोर्स, द पार्टी चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर कैनॉट अपील द रिजेक्शन इमीडिएटली। तो जो भी पार्टी चैलेंज कर रही है आर्बिट्रेटर को वो अपील नहीं कर सकती रिजेक्शन इमीडिएटली। दे मस्ट वेट फॉर द फाइनल अवार्ड एंड देन अप्लाई टू सेट असाइड द अवार्ड अंडर सेक्शन 34। मतलब एक पार्टी ने सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर को चैलेंज करा 15 दिन के अंदर अंदर, जब से उसको लगा कि कुछ झोलमाल है आर्बिट्रेटर में, तो उसने ये इस प्रकार का है कि आप ही ने चैलेंज करा
और अभी आप ही बोल रहे कि नहीं उसको रहने दो, अपील कर रहे हैं आप उसी आपके ऑर्डर को, तो आप ऐसा इमीडिएटली नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ेगा अवार्ड पास होने तक, एंड देन आप फिर से अप्लाई कर सकते सेट असाइड दैट अवार्ड अंडर सेक्शन 34. तो टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट सेक्शन 14 and 15. The mandate of an arbitrator terminates if they become de jure legally or de facto practically unable to perform their functions. मतलब वो लीगली एक तो अनेबल हो जाना या फिर डी फैक्टो मतलब प्रैक्टिकली अनेबल हो जाना उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. दे विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस और द पार्टीज एग्री टू टर्मिनेशन. या तो खुद होके ऑफिस छोड़ दे या फिर पार्टीज मिल के टर्मिनेट कर दे उनको. फेलियर टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले. मतलब बिना डिले कॉज करे वो एक्ट ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो आ रहे आज फिर डायरेक्ट 3 दिन बाद आते, फिर उनको टाइम नहीं मिलता, फिर 1 हफ्ते बाद आते, ऐसा ऐसा कर रहे वो, तो इस वजह से भी उनको टर्मिनेट किया जा सकता है. तो इधर अपना ख़त्म होता है ये पूरा आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट, चैलेंज और ग्राउंड फॉर चैलेंज का क्वेश्चन.